शहर की चहल पहल से दूर पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव चंदनपुर, शांत, सुंदर और अपने भीतर हजारों कहानियां समेटे हुए। यहीं पर रहती थी सिया, उम्र लगभग 65 साल, सफेद बाल, हल्की झुर्रियां, लेकिन आंखों में अब भी एक चमक थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो या शायद किसी का इंतजार कर रही हो। सिया हर शाम अपनी पुरानी लकड़ी की खिड़की के पास बैठती, जहां से सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता दिखता था। वहीं एक छोटी सी मेज पर रखी रहती थी एक पुरानी डायरी, जिसकी जिल्द अब मटमैली हो चुकी थी। हर दिन वो उसे खोलती, एक पन्ना पढ़ती, फिर चुपचाप आंखें बंद कर लेती, जैसे किसी भूले हुए समय में लौट गई हो। गांव वाले अक्सर कहते, सिया दीदी की ये डायरी कोई जादू की किताब है, शायद उसमें उनका पूरा जीवन बसा है। पर किसी ने कभी यह नहीं जाना कि उस डायरी में आखिर था क्या। सालों पहले की बात है। सिया एक होनहार छात्रा थी, शहर के कॉलेज में पढ़ती थी, साहित्य उसकी जान था। वहीं उसकी मुलाकात हुई थी आरव से, गंभीर, शांत और शब्दों से खेलना जानने वाला एक कवि। दोनों की मुलाकातें किताबों से शुरू हुई और धीरे धीरे दिलों तक जा पहुंची। कॉलेज की लाइब्रेरी में कोने की मेज उनकी मुलाकातों की जगह बन गई। सिया कविताएं पढ़ती और आरव उन्हें अपनी कविता सुनाता, कभी अधूरी कभी पूरी, लेकिन हर बार सिया के लिए खास। अगर कभी मैं न रहूं, आरव मुस्कुराते हुए कहता, तो मेरी कविताएं मेरी जगह ले लेंगी। सिया डांट देती, ऐसी बातें मत किया करो, बहुत डर लगता है। लेकिन किसे पता था, किस्मत वही बात सच कर देगी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में आरव एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। हफ्तों अस्पताल में रहने के बाद एक रात वह सिया को बिना बताए चला गया, हमेशा के लिए। उस रात के बाद सिया टूट गई। उसकी हंसी, उसकी बातें सब जैसे कहीं खो गई थीं। उसने कॉलेज छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया और पहाड़ों में एकांत का जीवन चुन लिया। आरव की मौत के बाद एकमात्र चीज जो सिया के पास बची थी वो थी उसकी लिखी हुई डायरी, जिसमें उसकी हर कविता, हर भावना सिया के नाम की गई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ दिनों पहले आरव ने वह डायरी अपने दोस्त के हाथ सिया तक पहुंचा दी थी, और तभी से वो डायरी सिया की जिंदगी बन गई थी। वर्तमान में लौटते हैं। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, नेहा, एक पत्रकार जो पहाड़ों की संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। उसे सिया के बारे में सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। वह मिलने आई और सिया से धीरे धीरे दोस्ती कर ली। नेहा ने एक दिन हिम्मत कर पूछा, दादी, क्या मैं आपकी डायरी पढ़ सकती हूँ? सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये मेरी नहीं, आरव की है, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि कोई और भी उन्हें जाने। नेहा ने जैसे ही डायरी का पहला पन्ना खोला, वो स्तब्ध रह गई। हर शब्द में प्यार था, दर्द था और एक अनकही तड़प थी। कविताएं थी जो समय के पार चली जाती थी। एक कविता थी, जब तुम मुस्कुराती हो तो लगता है जैसे सूरज खुद को भी छोटा समझे। जब तुम रोती हो तो मेरी आत्मा तक भीग जाती है। तुम्हारे बिना मैं सिर्फ शब्द हूँ, अर्थहीन और अधूरे। नेहा ने एक शाम सिया से कहा, दादी, ये कविताएं दुनिया को जाननी चाहिए, ये तो अमर हैं। सिया मुस्कुराई, मैंने कभी चाहा नहीं कि दुनिया जाने, ये मेरी दुनिया थी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इन्हें उड़ना चाहिए, तो उड़ने दो। नेहा ने लौटकर एक किताब छपवाई, अधूरी डायरी। लेखक नाम नहीं था, सिर्फ एक समर्पण। उसके नाम, जिसने शब्दों को प्यार सिखाया। किताब कुछ ही हफ्तों में वायरल हो गई। लोग पूछने लगे, ये कविताएं किसकी हैं? इनकी कहानी क्या है? सिया को जब किताब की प्रति मिली, वो देर तक उसे देखती रही। फिर धीरे से डायरी को बंद किया, जैसे आरव को विदा कह रही हो। उस रात वो खिड़की के पास नहीं बैठी। सुबह गांव वालों ने देखा, सिया उसी कुर्सी पर थी, हाथों में वो किताब पकड़े, एक शांति के साथ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थी। नेहा ने बाद में लिखा, मैंने एक प्रेम कहानी देखी थी जो कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन जिसने सैकड़ों दिलों को छू लिया। सिया और आरव की कहानी अधूरी थी, पर उनकी डायरी अब हर किसी के दिल में पूरी हो रही है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।